दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक डेलीगेशन भेजा जाता है। जब वो डेलीगेशन भेजा जा रहा था जिसमें ओवैसी साहब, जिसमें शशि थरूर यानी विपक्ष के ज्यादातर सांसद थे जिन्हें बोलने का मौका दिया जाना था, मैंने तब भी ये कहा था, पहली बात तो बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा, अपना कोई नाम या फिर अपना कोई एक ऐसा सांसद नहीं है जो विदेश में जाकर अपना हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि बीजेपी के ज्यादातर सांसद सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। दूसरा ये भी मैंने आपको बताया था कि दरअसल इनका खेल सिर्फ इतना भर है कि जो देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर विपक्षी पार्टी के सांसद बोलेंगे उसे मोदी की छवि से जोड़ दिया जाएगा, और जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हीं की पार्टी की तरफ से अगर कोई सवाल उठाया जाएगा तो उन्हीं पार्टी के सांसदों को जो विदेश में जाकर बयान दिया है वो दिखाया जाएगा। देखिए, आपकी पार्टी के सांसद तो मोदी जी के लिए ये सोचते हैं। ये पूरा सोची समझी रणनीति के तहत था, लेकिन अब इस पर भी पोल खुलने लगी है। सवाल ये उठने लगा है कि जिस जिस देश ये प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन जा रहा है, वहां की सरकारें, वहां की मीडिया, वहां की जनता क्या ये सुनने के लिए उत्सुक और आतुर नजर आ रही है? उतनी ज्यादा चर्चाएं उन देश में हो रही हैं। वो आपको दिखाने जा रहा हूं कि डेलीगेशन का असली मकसद क्या था, ये तमाम चीजें, और क्यों सवाल उठ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर दान देने वाला जो प्लान तैयार किया गया, पहलगाम आतंकी हमले पर नहीं बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर दान देने वाला जो प्लान तैयार किया गया है, उसकी जबरदस्त तरीके से फजीयत हो रही है। वो आपको दिखाऊंगा, दिखाने वाला हूं खबर रूस से जुड़ी हुई भी, वो भी देखिएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रास्ते क्या क्या हो रहा है, कितने फेक नोट्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहा था कि 2000 का नोट आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, फिर वो 2000 का नोट गायब हो गया, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। वो भी ऐतिहासिक कदम था, वो भी ऐतिहासिक कदम, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। आज एक एक खबर जरा गौर से देखिएगा कि कैसे इनका हर दाव उल्टा चल रहा है। बस इन्हें एक सवाल का जवाब नहीं देना, पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार कौन, कौन लेगा जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत मैं इसी के साथ करने जा रहा हूं जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान को सुनना चाहिए। कुछ सवाल हैं जो भारतीय मीडिया नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको तो फुर्सत ही नहीं है सरकार की ढाल बने रहने से। तो सोचा, मन में आया कि हम ही पूछ लेते हैं। ये जो 7-7 डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, ये अंडर सेक्रेटरी और भूतपूर्व सदस्यों को छोड़कर कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले अभी तक? तो कुछ सवाल हैं। ये डेलीगेशन कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं? ये डेलीगेशन जहां जहां गए हैं, क्या उन देशों ने 2 टूक औपचारिक बयान देकर भारत का समर्थन किया है? क्या उन देशों ने खुलकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोला है? यही वो सवाल है, कई सवाल है इनके, मैं बता देता हूं। इन्होंने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही है। अब तक जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलकर भारत का पक्ष रख चुके हैं, जितने जगह गए, क्या उन देशों ने 2 टूक शब्दों में हमारा समर्थन किया या कोई आधिकारिक बयान दिया? नहीं। क्या यह देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार है जो जिन देशों के यहां गए हैं? क्या ये डेलीगेशन विदेशी प्रेस से मिल रहे हैं? क्योंकि एएनआई के अलावा कोई इन्हें कवर नहीं कर रहा, उसकी खबर मैंने एक दिन पहले भी दिखाई। और अंत में क्या इन सब मीटिंग के बाद दुनिया भर में हमारे पक्ष में माहौल बन रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब तो देना होगा। मैंने कहा ना, क्या आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्यों दुनिया को बताए? जैसे कह रही थी ना रूबी का लिया, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो हमें क्या फर्क पड़ता है क्यों डेलीगेशन भेजा जा रहा है? मत लो ना, मतलब भाई हमने कर दिया, खत्म बात। लेकिन नहीं, मैंने बताया ना, इनका मकसद कभी था ही नहीं। इनको खुद पता था कि कोई देश जब उस वक्त भी हमारा साथ नहीं दे रहा तो डेलीगेशन भेजने से क्या देगा। इनका मेन मकसद मैंने आपको बता देता हूं खुलकर। दरअसल मानकर चलिए, शशि थरूर वाला मसला भी आपने देख ही लिया। शशि थरूर जाकर विदेशी धरती पर अपने देश की तारीफ करेंगे, उसे मोदी जी अपने आप से जोड़ लेंगे, बीजेपी अपने आप से जोड़ लेगी। और जब इसे अपने आप से जोड़ेगी और शशि थरूर वापस लौट कर आएंगे और कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सवाल सरकार से पूछ लिया जाएगा राफेल को लेकर या फिर पहलगाम आतंकी घटना को लेकर, तो कहा जाएगा देखिए, आपका तो जो सांसद है शशि थरूर, वो तो जाकर विदेश में मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और आप सवाल कर रहे हैं। यह खेल करने की कोशिश की जा रही है जिससे पार्टी पॉलिटिक्स हो सके, अपनी छवि चमकाई जा सके, इन सबको आपस में लड़ाकर मोदी जी अलग तरीके से रास्ते से निकल जाए। लेकिन ये होना संभव नजर नहीं आ रहा, फजीयत अलग से हो रही है। आगे देखिए, एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर असली नकली, मैं इस बात का तो मैं बिल्कुल ना कोई टिप्पणी इस पर नहीं करूंगा, लेकिन निधि सिंह राठौर लिखती हैं क्या, अब सब भारतीयों की बीवियों की मांग में मोदी के नाम का सिंदूर होगा। घर घर मोदी के बाद अब हर घर महिलाओं की मांग में मोदी का सिंदूर योजना के तहत इस योजना को हर घर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या देश का शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी की मांग में किसी और
न मर्द का सिंदूर बर्दाश्त करेगा। मैंने कहा ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ लोग अब गुस्से में उतर आए, खासकर महिलाओं में इसको लेकर गुस्सा है कि आप जब किसी परंपरा के बारे में जानते नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए महिलाओं का गुस्सा कितने। तो सिंदूर की रक्षा के लिए सिंदूर भेजा जा रहा है। सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना। हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो? बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के घर में कोई उठ के आदमी सिंदूर दे के आ रहा है? ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब देखिए महिलाओं में गुस्सा है, हर कोई इस बात को लेकर नाराज है। एडवोकेट नाजरीन अख्तर लिखती हैं, मोदी जी को सिंदूर भेजना भारी पड़ गया, गजब धोया आंटी जी ने। देख लो मोदी जी पूरे भारत की पत्नियों को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लगता है सिंदूर भेजने का मतलब तो यही होता है। अब नाराजगी है, ये दाव पर उल्टा पड़ गया। और देखिए क्या क्या कह रहे हैं, वकील साहब भी नाराज नजर आ रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अगर मेरे घर आएंगे तो मैं उन्हें डिफामेशन का नोटिस जरूर भेजूंगा, जो भी मेरे घर पे ये लेके आएगा, क्योंकि संविधान में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि ये कल को अगर ये गाय का गोबर मेरे घर लाने लगे तो क्या मैं उसे रख लूंगा? क्या ये गाय का मूत्र अगर मेरे घर पे लाने लगे तो मैं उसे रख लूंगा? क्या ये मनुस्मृति के हिसाब से अगर कुछ चीजें करने लगे तो मैं मान लूंगा? ये घर मेरा है, ये भारत मेरा है, ये संविधान मेरा है। और ये देखिए अब तैयार रहे। अब तो मुझे लग रहा है, मैंने कहा था ना पिछली वाली में, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इसे रद्द करना पड़े या फिर इसको सफल बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंच बनाने की कोशिश की, चिन्हित किया जाए। जब फलाना वाला घर बीजेपी कार्यकर्ता का, तो उसके घर पर जाकर फोटो खिंचवा लिया, मीडिया बुला ली कि हाँ सफल हो गया, मोदी जी का सिंदूर दान वाला प्रोग्राम सफल हो गया। ये अब हर घर नहीं जाएंगे, और खास तौर पर क्योंकि नरेंद्र मोदी तो जाएंगे नहीं ना, अमित शाह तो जाएंगे नहीं, जाएगा कौन? निचले स्तर का कार्यकर्ता जाएगा। अब वो हर जगह जाएगा, उसे ये दिख रहा है वीडियो में, तो अपनी कुटाई पिटाई या फिर कोर्ट का अदालत के चक्कर काटने के लिए थोड़ी ना जाएगा। वो कहेगा तौबा तौबा भैया, अगर सफल बनाना तो ऐसे सफल बना ले। चलिए क्या कह रहे हैं आशुतोष, जरा इनको भी सुनना चाहिए। देखिए अब एक नई परंपरा शुरू हुई इस देश के अंदर, ये कहां तक जाएगी किसी को मालूम नहीं, कि अपने से पहले के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करिए, उनको बेइज्जत करिए, उनको डिस्क्रेडिट करिए और उनको धूल में मिला दीजिए और सिर्फ अपने बारे में कहिए मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं। ये पहले कभी नहीं होता था। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी देखा, मैंने एच डी देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का भी समय देखा। कभी मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं की। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का सबका अपमान किया जा रहा है, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। और इतिहास बिल्कुल सही बात है, यही काम करवा ली। कोई इनके ऊपर आती है, नेहरू ने ये कर दिया था, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया था, मनमोहन सिंह ये, राजीव गांधी ये, इन पर अपना ना कुछ बताने का मिलता है, कोसने के लिए इनके पास वो है। मुद्दे पूछे जाए तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। अब आइए, पुतिन का भारत को झटका, पाक रूस के बीच 22,000 करोड़ रुपए का समझौता हो गया है। अब इस पर कोई जवाब देगा? मैं कह रहा हूं ना पहले दिन से, कोई साथ नहीं था। इन ऐसे हालात हमारे देश के बना दिए गए। और रूबिका लियाकत जैसी पत्रकार, अपने आप बहुत गंभीर पत्रकार मानती है, वो कह रही है कि क्या फर्क पड़ता है, नेपाल साथ दे ना दे, बांग्लादेश बोले ना बोले, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी बोले ना बोले, अरे हमारा सबसे पुराना दोस्त रूस हमारे साथ रह करके पाकिस्तान के साथ समझौता, कम से कम थोड़ी तो नैतिकता रखनी चाहिए। इतनी चाटुकारिता अच्छी नहीं होती। और अगर विदेश नीति की जानकारी नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता नहीं होगी, लेकिन विदेश नीति की अगर जानकारी ना हो तो कम से कम जुबान पर लगाम लगाकर रखनी चाहिए, वरना इसे देशद्रोह में संलग्न करते हुए, गद्दारी करार देते हुए खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पत्रकारों की जिन्हें जानकारी तक नहीं है कि विदेश नीति क्या होती है। आप कह रहे हैं कि पूरे विदेश में हमारा पूरा देश हमारे खिलाफ हो जाए, सारे देश खिलाफ हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? रूबिका लियाकत कह रही है, जो ट्रंप के आई मिस यू मोदी कहने पर दिन रात वही खबर चला रही थी, वो मैडम बता रही हैं आज। चलिए अब आइए, 500 रुपीज फेक नोट रोज 37% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। अब बताया एपी सिंह कहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बड़ी तादाद में फर्जी 500, 2000 और 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट आ रहे हैं। 2016 में नोटबंदी के समय मोदी जी ने देश को बताया था कि अब नकली नोटों का धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये भारत को कमजोर करने की गहरी साजिश, गृह मंत्रालय को उस पर सख्ती बरतनी होगी, नहीं तो आगे चलकर हालात बेहद खराब हो जाएंगे। कोई हालात बदले नहीं। जब नोटबंदी हुई थी वो ऐतिहासिक फैसला था, इस देश की बिकी हुई मीडिया बता रही थी। और जब 2000 रुपए के नोट वापस लिए गए, उसे भी ऐतिहासिक फैसला बता दिया। उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कही, वरना सरकार की लानत मलानत हो जाती। ये एक सवाल पूछने अनुमाचार्य, जरा सुनिए। मैं शायद देखने में चूक गई हूँ कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया। क्यों नहीं आया जानना चाहती हूँ, खाली मुझे उत्सुकता है, क्योंकि इस मुद्दे पर अपने अलायंस पार्टनर को भेजा गया है।
ये तो आप भी समझ रहे हैं। जो जो बयान बीजेपी वालों ने दिए हैं, बीजेपी के लोगों ने, उसको वो खुद खंडन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो आपके इसीलिए कितनी अपने दफा alliance partner को देखिए, इस पर सवाल तो लाजमी उठाए थे। अब जाइए हमारे देवेंद्र फडणवीस को सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए इनका जवाब सुनिएगा। ये है कुणाल कामरा के लिए स्पीच। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होता है। करेक्ट, इनकी औकात नहीं है, आप इनकी औकात बढ़ा देते हो। एग्जैक्टली। इतनी औकात बढ़ाने की जरूरत नहीं। सो पॉलिटिकली इट इज बेटर टू इग्नोर। बट कई बार क्या होता है कि विशेष रूप से आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री एक अपने ही देश के अपने ही राज्य के एक नागरिक के लिए औकात शब्द का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। आपकी अगर मानकर चले सत्ता से आप बाहर हो, फिर आपकी औकात कुछ नहीं होगी। शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप जिनके वोट, आपको आलोचना पसंद नहीं, जो आपकी आलोचना कर देगा उसकी औकात कुछ रहती नहीं है। ये इनकी मानसिकता, और आप कहते हैं लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं। जरा देख लीजिए इनका लोकतंत्र जिंदा रखने का तरीका। और चलते चलते जरा मनीष कश्यप का भी दर्द सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो आपका बच्चा जो है बेड पे मर रहा है, और जो सरकार आपके बच्चे का इलाज नहीं कर पा रही है, आपकी माँ जो है बेड पे तड़प रही है, जो सरकार अपने माँ का इलाज नहीं करा पा रही है, आपकी बीवी जो है प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में दर्द से करा रही है, जो सरकार इलाज नहीं करा पा रही है, जो सिस्टम जो है वो इलाज नहीं कर पा रहा है, जो सिस्टम उस समय जो है। देखा, खुद ही मनीष कश्यप बोले कि उखाड़ फेंको इस सरकार को। अब हर कोई समझ लगा बीजेपी के नेता रहे, दिन रात इन्होंने भक्ति की, लेकिन आज ये भी खुद कहते हैं। नमस्कार।